प्रिय विद्यार्थियों, हमारे YouTube चैनल प्रभाकर क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। वर्ण विचार की एक वीडियो में हम वर्ण विचार के बारे में कुछ जान चुके हैं। आज हम उसकी इस दूसरी वीडियो में उसे जो शेष भाग बच गया है उसे विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आप देखिए, जो पॉइंट्स उसमें रह गए थे उन्हीं पॉइंट्स पर हम यहाँ बात करेंगे। तो पिछली वीडियो में एक पॉइंट ये रह गया था कि नासिक के व्यंजन आपको ये जानने जरूरी हैं। नासिक के व्यंजन कौन से होते हैं, किसे कहते हैं? आप नाम से समझिए। नाक को संस्कृत में नासिका कहा जाता है, ठीक है। नासिका माने नाक। नासिक के व्यंजन का मतलब है नासिका से बोले जाने वाले व्यंजन, यानी कि वे व्यंजन जिनका उच्चारण नासिका से होता है। वे कौन से हैं? ये 5 हैं। जो पहला हमारा कवर्ग है, कवर्ग का पंचम वर्ण क ख ग घ अंग्य, ये जो है अंग्य जिसमें यहाँ साइड में बिंदु लगेगा, ये च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। ये जो 5 व्यंजन हैं ये नासिका से बोले जाते हैं। इसके बाद है अयोगवाह। अयोगवाह, इसका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया था। अयोगवाह क्या है? अयोगवाह है जिन ध्वनियों का न स्वरों से योग है जिन ध्वनियों का न स्वरों से योग है और न व्यंजनों से, फिर भी ये ध्वनि वहन करती हैं, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। जिन ध्वनियों का न स्वरों से योग है न व्यंजनों से, इसका मतलब है कि ये जो ध्वनियां हैं ये न तो स्वरों में गिनी जाती हैं और न ही व्यंजनों में, क्योंकि इसमें न तो स्वरों की विशेषता है और न व्यंजनों की पूरी तरह से विशेषता है। फिर भी ये ध्वनि वहन करती हैं। वहन करती है का मतलब है फिर भी इनकी कोई ध्वनि होती है, ठीक है। इसलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह, इसको समझे आप। योग यानी कि मेल होना और अ यानी कि नहीं। अयोग यानी कि मेल न होना और वह का मतलब है वहन करना। ये वह प्रशंसा वाला वह नहीं है। ये वह का मतलब है वहन करना, यानी कि उसको धारण करना। तो अयोग यानी कि मेल नहीं है। किससे नहीं है? स्वर से भी नहीं है और व्यंजन से भी नहीं है, फिर भी ये ध्वनि को वहन करती हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। और ये अयोगवाह 2 हैं हिंदी में, अंग और अह, ठीक है। अंग और अह ये 2 अयोगवाह हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगत वर्ण। आगत या गृहीत वर्ण ये क्या होते हैं? आगत शब्द का मतलब है आया हुआ और गृहीत शब्द का मतलब है ग्रहण किया हुआ, यानी कि ऐसे वर्ण जो आए हुए हैं या ग्रहण किए गए हैं। कहां से आए हैं? कहां से आए हैं? जो वर्ण हिंदी या संस्कृत भाषा के नहीं हैं, बल्कि किसी भी भारतीय भाषा के नहीं हैं, विदेशी भाषाओं से जो वर्ण हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, ऐसे वर्णों को
आगत या गृहीत वर्ण कहते हैं। जैसे परिभाषा में यूं लिखेंगे, जो वर्ण किसी विदेशी भाषा से हिंदी भाषा में आ गए हैं या ग्रहण कर लिए गए हैं, उन्हें आगत या गृहीत वर्ण कहा जाता है। ये कौन से हैं? ये 3 वर्ण हैं। आ के ऊपर चंद्र, केवल चंद्र, बीच में बिंदु नहीं। ये ज के नीचे ये बिंदु लगा दिया, इस नीचे के बिंदु को नुक्ता कहा जाता है, ये नुक्ता, ठीक है। और तीसरा वर्ण है ह, ह के नीचे ये नुक्ता। तो ये नुक्ता लगने के बाद ये फ नहीं है, ये फ है। ये ज नहीं है, ये ज है। ये आ या ओ नहीं है, ये है आओ, आओ, ठीक है। आ और ओ के बीच की ध्वनि है। इसके बारे में हम और देखते हैं कि ये जो आ है, ये आ और ओ के बीच की ध्वनि, ठीक है। और ये अंग्रेजी भाषा से आया है, ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं चॉकलेट, मॉडल, डॉक्टर, ठीक है, हॉल, हॉकी, कॉफी आदि। ये जो सारे शब्द हैं ये अंग्रेजी के हैं, और ये जो वर्ण है आगत वर्ण, ये अंग्रेजी भाषा से हमारी हिंदी भाषा में आया है। ज और फ, ये दोनों वर्ण अरबी और फारसी भाषाओं से हिंदी में आए हैं, ठीक है। नीचे बिंदु लगा है, इसको नुक्ता कहते हैं। और इसमें और इसमें उच्चारण में अंतर है, और इसमें उच्चारण में अंतर है। ये है ज, ये है ज, ये है फ। फ हमारे दोनों होठ मिलेंगे और अलग हो जाएंगे, फ। और ये है फ, फ। ये दंतोष्ठ है, दांत और होठ के मिलने से ये वर्ण बोला जाता है, तो इसको बोलेंगे फ, ठीक है। तो ये दोनों वर्ण अरबी फारसी भाषाओं से आए हैं। इनके उदाहरण हम कहेंगे जैसे जमाना, राज, कागज, जिला, जिसको हम जिला कहते हैं, जिला डिस्ट्रिक्ट, जिला हिसार, वो असल में शब्द जिला होता है, ठीक है। जमाना, राज, कागज, जिला, जिंदगी, फर्ज। फर्ज शब्द है, उसमें दोनों में नुक्ता लगता है। फरार, फसाना, ये सारे अरबी फारसी भाषाओं के शब्द हैं। इसके बाद बच्चों हम अनुस्वार और अनुनासिक के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले आप देखिए अनुस्वार किसे कहते हैं। अनुस्वार है जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु
केवल नाक से निकलती है उन्हें अनुस्वार कहते हैं। और जो अनुस्वार है इसका चिन्ह होता है किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाला ये जो बिंदु का चिन्ह है ये अनुस्वार का चिन्ह होता है। जैसे बंदर, पंप, चंद्र, दंत आदि। ऐसा और भी कोई उदाहरण हो सकता है, अनेक उदाहरण हैं। दूसरा देखिए अनुनासिक क्या है। इसकी परिभाषा मैं पूरी नहीं लिखूंगा, इसी से आप समझेंगे। अनुनासिक जैसे अनुस्वार में था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु केवल नाक से निकलती है, ऐसे ही अनुनासिक में क्या होता है, वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हम यूं कहेंगे, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे अनुस्वार का चिन्ह वर्ण के ऊपर लगने वाला बिंदु था, ऐसे ही अनुनासिक का चिन्ह है जो वर्ण के ऊपर चांद और ये बिंदु लगता है, इसको अनुनासिक का चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, जैसे चांद, मां, हाँ, आंगन, आंख, महंगा, दवाइयां आदि। इन शब्दों में जो ये चिन्ह लगा है, ये चिन्ह अनुनासिक का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारे मुख से वायु बाहर निकलती है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में वायु अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में बाहर निकलती है। तो इस वायु की मात्रा के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण। तो श्वास की मात्रा के आधार पर वर्ण दो प्रकार के हैं। नंबर एक अल्प प्राण और नंबर दो महाप्राण। ठीक है, अब आप इसको समझें, अल्प प्राण और महाप्राण को। अल्प का मतलब होता है कम और प्राण का मतलब है श्वास या वायु। यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है या मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। मैं यहां परिभाषा लिख देता हूं। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम मात्रा में वायु बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। अल्प प्राण कौन से हैं? जो हमारे वर्ग के पहला, तीसरा और चौथा, नहीं, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। वर्ग का
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण। जैसे हमारे कवर्ग है तो कवर्ग का क हो गया, ख छोड़ देंगे, ग हो गया और घ छोड़ के अंग्य हो गया। ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का, हम यहां प्रत्येक और लिख देते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण है। इसके अलावा य, र, ल और व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन है, ये भी अल्प प्राण हैं। दूसरा है महाप्राण। देखो, महा का मतलब है अधिक, बड़ा या अधिक, और प्राण का अर्थ है श्वास, वायु। तो इसमें हम यूं कहेंगे कि जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण वर्ण कहते हैं। महाप्राण जो इनमें से बच गए वो सारे महाप्राण हैं। जैसे यहां हमने लिया प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, यहां है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण। इसके अलावा श, क्ष, स, ह, ये चारों ऊष्म व्यंजन है, ये भी महाप्राण हैं। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे ये है क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। एक बार मैं पांचवें वर्ण को छोड़ रहा हूं। अब आप देखिए, क को जब हम लिखते हैं इंग्लिश में तो के लिखते हैं, लेकिन ख को जब लिखते हैं तो के के साथ एच लगा देते हैं। ग को जब हम लिखते हैं तो जी लिखते हैं इंग्लिश में, और घ लिखते हैं तो जी एच लगाते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि च है। अब आप च को देखिए, च को जब लिखते हैं तो सी एच लिखते हैं, और जब छ को लिखते हैं तो सी डबल एच लिखते हैं। ज को जे लिखते हैं, लेकिन जब झ को लिखते हैं तो जे एच लिखते हैं। तो आप देखेंगे कि पहले वर्ण में एच नहीं है, दूसरे वर्ण में ये एच इसमें आ गया, तीसरे वर्ण में एच नहीं है, चौथे वर्ण में एच शामिल हो गया, पांचवें वर्ण में सी एच से च बना है तो यहाँ एक अतिरिक्त, एक एक्स्ट्रा एच आ गया। यहाँ एच नहीं है, यहाँ एक्स्ट्रा एच आ गया। तो पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, यहाँ पहले में नहीं है, तीसरे में नहीं है, लेकिन दूसरे और चौथे में एक्स्ट्रा एच लगा हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा एच होता है ये एक्स्ट्रा वायु का प्रतीक होता है। महाप्राण वर्ण में क्या होता है कि अल्प प्राण की अपेक्षा अधिक मात्रा में वायु बाहर निकलती है, और ये एच उसी अतिरिक्त वायु का ही प्रतीक है, इसीलिए यहाँ एच लगता है। ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, ये अल्प प्राण, ये महाप्राण, और पांचवा फिर अल्प प्राण होता है। इसी तरह अल्प, महा और अल्प ऐसे होता है। ठीक है बच्चों, हमारे कंठ में कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं, तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण में जब उन वर्णों को हम बोलते हैं तो हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन होता है, कांपती हैं वो। ठीक है। और कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। तो स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर भी वर्ण के दो भेद होते हैं। स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण, ये दो प्रकार के हैं। नंबर एक सघोष, इसको घोष भी कहते हैं, और दूसरा है अघोष। ठीक है। ये सघोष और अघोष क्या है? घोष का मतलब होता है कंपन, घोष का मतलब है कंपन, नाद या स्वर। स्वर का मतलब आवाज से है, स्वर का मतलब ये स्वर व्यंजन वाला स्वर नहीं है। तो घोष का मतलब है कंपन, नाद या स्वर,
और अ का यहाँ है स, हाँ स का मतलब है सहित या साथ। तो इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे। सघोष वर्ण कौन से वर्ण हुए? वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उन्हें सघोष वर्ण कहा जाता है। और अघोष, अ मैंने रहित और घोष मैंने कंपन, नाद या स्वर, यानी जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता उन्हें अघोष ध्वनियां कहा जाता है। सघोष कौन सी है? सघोष ध्वनि है किसी भी वर्ग का, यानी यूं कह लो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, और य, र, ल, व, ह, ये 5 और सभी स्वर, ये सघोष है। और अघोष में जो बच गए वो कौन से हैं? प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण और श, श, स, ये अघोष है। यानी कि हम यूं कहें क, ख, ग, घ, ञ। तो सघोष कौन सा है? वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये है सघोष। ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ग का, और य, र, ल, व चारों अंतस्थ व्यंजन और एक ऊष्म व्यंजन, ये पांचों वर्ण भी सघोष है और सभी स्वर। ठीक है। ये मैंने कवर्ग का सिर्फ उदाहरण दिया है। ऐसे ही चवर्ग में, टवर्ग में, तवर्ग और पवर्ग में, पांचों वर्गों में ऐसे ही होगा। तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष होगा। और जितने भी स्वर हैं, 11 स्वर हैं, 11 के 11 स्वर सघोष होते हैं। और अघोष में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे ये है, ये पहला और ये दूसरा, प्रत्येक वर्ग का ये अघोष है। इनमें स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता जब हम इनका उच्चारण करते हैं। और ये एक ऊष्म व्यंजन यहाँ आ गया था सघोष में, बाकी जो 3 ऊष्म व्यंजन हैं श, श, स, ये तीनों भी अघोष व्यंजन हैं। तो बच्चों, वर्ण विचार भाग 2 की इस वीडियो में आपने वर्ण विचार के शेष भाग को अच्छी प्रकार से समझा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।